व्याकरण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, जो व्याकरण शास्त्र के मानदंड के रूप में विद्वत समाज में प्रसिद्ध है। व्याकरण शास्त्र का मानदंड एक तरह से इन्होंने स्थापित कर दिया है। परिभाषेन्दु शेखर भी उन्हीं में एक विशिष्ट कृति है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें से परिभाषेन्दु शेखर एक विशिष्ट कृति है। परिभाषेन्दु शेखर और वैयाकरणों के लिए परिभाषाओं का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि परिभाषाओं का मतलब होता है कि विवादित स्थल में निर्णय करने वाली विवादित स्थल में निर्णायिका परिभाषाएं ही हो। तो जहाँ कोई कार्य फंस जाए, जहाँ कोई कार्य शास्त्र कार्य जो है वो स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात ना हो, वहाँ पर परिभाषाएं सहयोग करती हैं। और यदि परिभाषाओं के भी ठीक स्वरूप का, उनके ठीक कार्य प्रदेश का, उनके कार्य संपादन करने की विधि का भी यदि हमें निश्चय ना हो, तो फिर उन परिभाषाओं की सहायता से हम विवादित स्थलों में निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। इसलिए वैयाकरणों के लिए परिभाषाओं का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है। और उन परिभाषाओं के विषय में यहाँ पर अत्यंत सुस्पष्ट चर्चा और गूढ़ चर्चा नानोजी पंडित जी के द्वारा की गई है। तो इसलिए परिभाषेन्दु शेखर एक विशिष्ट कृति है। परिभाषेन्दु शेखर पर श्री भैरव मिश्र की भैरवी। अब देखो, पहले तो परिभाषाएं कात्यायन जी, महर्षि कात्यायन जी की परिभाषा, सबसे पहले पाणिनि जी की अष्टाध्यायी, फिर अष्टाध्यायी पर भगवान कात्यायन जी की वार्तिकी। उन वार्तिक वाक्यों में से कुछ परिभाषा वाक्य, उन परिभाषा वाक्यों पर बहुत सारी टीकाएं, जिनमें से एक विशिष्ट नागोजी भट्ट की परिभाषेन्दु शेखर, और फिर उस परिभाषेन्दु शेखर पे भी अन्य विद्वानों की टीकाएं। तो परिभाषेन्दु शेखर पर जो टीकाएं हैं उनमें से कौन सी विशिष्ट है उसको कह रहे हैं यहाँ पर। परिभाषेन्दु शेखर पर श्री भैरव मिश्र की भैरवी और महामहोपाध्याय श्री तात्या शास्त्री की भूति एवं विद्वन मूर्धन्य श्री जयदेव मिश्र की विजया टीकाएं प्रसिद्ध है। काशी की अध्ययन और अध्यापन परंपरा में इन्हीं टीकाओं का प्राधान्य है। आज भी वहाँ शास्त्रार्थ चर्चा का केंद्र बिंदु भूति और विजया टीकाएं ही है। इसमें है या संस्कृत की पुस्तक आप दिखा रहे थे मुझे, इसमें है ये टीकाएं। एक समय था जब भूति और विजया के परिष्कारों से वाराणसी का संस्कृत वायुमंडल व्याप्त था। अब भूति और विजया का भी परिष्कार करते थे अन्य विद्वद्गण, और वाराणसी में पूरा अध्ययन अध्यापन का ही वातावरण रहता था, संस्कृत अध्ययन अध्यापन का। तो भूति और विजया के परिष्कारों से भी वाराणसी का संस्कृत वायुमंडल व्याप्त था। ऐसा भी एक समय, परंतु समय परिवर्तनशील है। आज अध्ययन अध्यापन की परिपाटी उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार वर्षों पूर्व प्रचलित। आज उसमें काठिन्य का अनुभव किया जा रहा है। अतएव छात्रों की कठिनाई को ध्यान में रखकर परिभाषेन्दु शेखर की हिंदी व्याख्या करना आवश्यक प्रतीत है। ये हिंदी व्याख्याकार ही लिख रहे हैं ना, पुरोवाद विश्वनाथ मिश्र जी पुरोवाद लिख रहे हैं। तो मेरे सामने प्रश्न तो आ ही सकता है ना कि जो परिभाषेन्दु शेखर की कितनी सुंदर सुंदर दूसरी टीकाएं हैं, तो आप क्यों टीका कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने उसका उत्तर दिया है, समय की गति को देखते हुए, काल की गति को ध्यान रखते हुए। एक समय था जब भूति और विजया टीकाओं को खूब पढ़ा जाता था, लेकिन अभी के समय में उसमें काठिन्य प्रतीत हो रहा है विद्यार्थियों को, और वो संस्कृत भाषा में, तो उसको सरल करके हिंदी व्याख्या करना अभी के काल की अनुरूप प्रतीत होता है। तो इसलिए ये टीका हिंदी में। अतएव छात्रों की कठिनाई को ध्यान में रखकर परिभाषेन्दु शेखर की हिंदी व्याख्या करना आवश्यक होगा, और इस दिशा में मेरा यह अद्भुत प्रयास है। इस व्याख्या का मुख्य उद्देश्य यह है कि मूल का वास्तविक अर्थ छात्रों की समझ में आ जाए। मूल माने परिभाषेन्दु शेखर जो मूल पुस्तक है, उसका वास्तविक अर्थ छात्रों को अधिगत हो जाए। एक अर्थ मैंने मूल को स्पष्ट करने का यथाशक्ति प्रयास किया है। यद्यपि अनेकांताः अनुबंधाः और निर्दिष्ट महारत्व जैसे दो एक स्थलों पर परिष्कारांश का भी दिग्दर्शन कराया गया है, तथापि मेरा उद्देश्य मूल के अर्थ को स्पष्ट करना मात्र है। जहाँ कोई
कठिन या विशेष विवेचनीय विषय आया है वहाँ विमर्श या सारांश ऐसा संकेत करके मैंने उस विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। स्पष्टीकरण के व्यामोहवश यह व्याख्या कुछ विस्तृत अवश्य हो गई है। मुझे अपने इस प्रयास में कितनी सफलता मिली है इसका निर्णय तो विद्वत मंडली ही करेगी। इस टीका में मूल बात भूति टीका वाले परिभाषा शेखर से लिया गया है। ये बात कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि पुराकाल में हस्तलिखित पुस्तकें होती थी, तो प्रत्येक पुस्तक में कहीं ना कहीं कुछ पाठ भेद की संभावना रहती है। जब हाथ से लिखेगा व्यक्ति तो कहीं ना कहीं उससे कोई त्रुटि कुछ ऐसा हो सकता है, पाठ भेद हो सकता है। तो इस पुस्तिका में विश्वनाथ मिश्र जी की जो ये हिंदी व्याख्या है, इस पुस्तिका में मूल संस्कृत कहाँ से ली गई है उसको स्पष्ट किया कि भूति टीका वाला जो भूति टीकाकार ने परिभाषा शेखर के जिस पाठ को स्वीकार किया है वही पाठ परिभाषा शेखर का हमने भी अपनी हिंदी व्याख्या के लिए स्वीकार किया। व्याख्या करते समय मेरे समक्ष भूति और विजया ये दो टीकाएं रही हैं, इनसे ही मुझे पर्याप्त सहायता मिली है, अतः मैं इन टीकाकर्ताओं का आभारी हूँ। मेरे मित्र श्री श्यामाचरण त्रिपाठी व्याख्याता व्याकरण राजकीय संस्कृत महाविद्यालय बीकानेर ने इसकी विस्तृत भूमिका लिखकर अपना जो अमूल्य सहयोग दिया है उसके लिए आभार प्रदर्शन मात्र शिष्टाचार ही होगा। इस ग्रंथ की पांडुलिपि को व्यवस्थित करने में मेरे शिष्य अशोक कुमार ने पर्याप्त सहयोग किया है, उनके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इस व्याख्या से छात्र जगत का कुछ भी लाभ हो सका तो मैं अपने प्रयास में सफल मानूंगा। यह निश्चित है कि चलने वाले का ही स्खलन होता है। अर्थात जब हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हो और उसमें त्रुटियां बने तो उसमें त्रुटियां बन रही हैं ऐसे समझ करके उस अच्छे कार्य का त्याग करना या उसकी ओर से उदासीन होना ऐसा मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता में इसी बात को संकेत दिलाया है कि स्वभावज कर्मों में सदोष होने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। अष्टादश अध्याय स्वभावजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। तो जैसे ब्रह्मचारी है तो उसका स्वभाव जो कर्म है या कोई जो ग्रंथ करता है तो फिर थोड़ी इसी में यदि त्रुटि भी कहीं हो रही है, स्खलन भी हो रहा है तो फिर ये समझना चाहिए कि इसका मतलब इससे सकारात्मक बिंदु इस तरफ भी तो ध्यान जा रहा है कि इसका मतलब हम गति कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। यदि स्खलन ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब तो फिर जो है फिर तो हम विकास की ओर उन्नति की ओर जा भी नहीं। तो हमें ही स्खलन हो तो भी प्रयास करते रहना चाहिए उत्तम कार्य के लिए। यह निश्चित है कि चलने वाले का स्खलन भी होता है, संभव है कि स्थितियां मैं उपकृत होऊंगा जब गुणैक पक्षपाती सत्य विद्वज्जन उनकी ओर मेरा ध्यान दिलाने की कृपा करेंगे। गुणैक पक्षपाती सत्य विद्वज्जन वशम पदस्थ